नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपना जो आईसीटी का टेस्ट नंबर 3 है और ये आईसीटी का अंतिम टेस्ट भी है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपका आईसीटी का कोई टेस्ट नहीं होगा। और आज के जो आईसीटी का टेस्ट है इसका टॉपिक है कि आईसीटी के अनुप्रयोग, एक तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड इट्स सोशल इफेक्ट, इसके सामाजिक प्रभाव क्या क्या है। तो आईसीटी आप जानते हो, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे ई मित्र वगैरह और सेवाएं जितनी भी है ये सब आईसीटी में आती है, ठीक है ना। और इसके क्या क्या उपयोग है एक तो, और इनका सोशल इफेक्ट क्या आता है, उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इसमें जो हम ले रहे हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इसको। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ई लर्निंग की समस्या कौन सी है। ई लर्निंग की समस्या, ठीक है विद्यार्थियों। तो ई लर्निंग की समस्या अपन देखेंगे। ई लर्निंग की समस्या, तो नंबर 1, प्रशिक्षु का मूल्यांकन तथा पुनर्निवेश सीमित होता है। प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंडविड्थ के कारण सीमित हो जाती है। प्रशिक्षु को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें ई लर्निंग की समस्या क्या है वो आप लोगों को बतानी है। तो ये सभी चीजें हैं वो ई लर्निंग की एक क्या है, समस्या है, ठीक है। ये सभी ई लर्निंग की समस्या है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका यहाँ पर संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉमर्स का लाभ है, ठीक है ना। तो कॉमर्स का लाभ बताना है, ठीक है। देखो, ई कॉमर्स होता तो और ऐसे होता है। ई कॉमर्स का लाभ देखिए, उत्पादक व क्रेता के मध्य मध्यस्थ कम होने के कारण लागत कम होना, बिल्कुल जैसे ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंडिया मार्ट वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, बीच में एजेंट कम हो जाते हैं जिसके कारण क्या होती है, लागत कम हो जाती है। वरना जितने ज़्यादा एजेंट होंगे वस्तु उतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है ई कॉमर्स के माध्यम से। आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, सब जगह भाव वगैरह देख लेते हो, तो अगला बेचता है माल वो भी क्या करता है कि जो एक तो पूरी डिटेल डालता है उसमें और रेट भी वाजिब लगाता है। तो आपको पूरी तो एक तो जानकारी मिल जाती है और एक आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर लेते हो। व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान में लागत व समय की कमी होना, तो इसमें भी उपरोक्त सभी इसका एकदम सही होगा। ये सारे के सारे इसके क्या है, लाभ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई ये बताना। तो विश्व व्यापार संगठन है, ये भी क्या है, एक आईसीटी का पार्ट मान सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी का खूब प्रयोग होता है। तो विश्व व्यापार संगठन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो इसमें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो 1995 में हुई थी। ये इसका एकदम परफेक्ट जवाब है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना है वो कब हुई। दो डेट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो दोनों डेटों की जो टेस्ट सीरीज में इनके क्वेश्चन है वो हमने चूज कर लिए, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, 1968, 1950, 1947 और 1967। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई डी में, 1967 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़िए। अगला, भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचना क्या कहलाता है। कि भाई जिस रूप में आपने डाटा को भेजा और वो यदि उसी रूप में पहुंच गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अधिप्रमाणन, निजता, उपरोक्त सभी या सत्यनिष्ठा। तो भेजा गया डाटा जिस रूप में फॉर्मेट में आपने भेजा और उसी रूप में आगे पहुंच गया तो उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा। तो डी इसमें आपका एकदम परफेक्ट जवाब माना जाएगा, डी होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी सावधानी ई बैंकिंग में रखनी चाहिए। ई बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट करें। बैंक से लेन देन के दौरान भेजा गया ओटीपी किसी को ना बताएं। इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी अन्य को ना बताएं। तो भाई ये सारी की सारी सावधानियां रखनी चाहिए जब आप ई बैंकिंग करते हो, ठीक है ना, नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप कॉमन सेंस से भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है आईसीटी के अनुप्रयोग और उसके सामाजिक प्रभाव, कि जो आपके जो डिजिटल जितना भी दुनिया चल रही है उसका क्या तो उसके उपयोग है और क्या उसका समाज पर प्रभाव है। तो ये टॉपिक है। आगे देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य कितने देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
के सदस्य कितने देश हैं, तो ये आपको इसमें जवाब बताना है। इसका मैं सीधा ही बता दूं 184 होगा। ये इसका एकदम क्या माना जाएगा, करेक्ट जवाब माना जाएगा। इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ई शासन है, ठीक है ना, जितना भी डिजिटल है ई शासन है, उसके द्वारा क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। ई नागरिक, ई औषधि, ई परिवहन या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ई औषधि, ई परिवहन सब कुछ होता है, ठीक है ना। आधार कार्ड वगैरह सब जितने सी चीज, बीमारी से लेकर के टूर एंड ट्रेवल से लेकर के सारे खाते वगैरह, पैसों का लेन देन, सब कुछ किसके माध्यम से होता है, डिजिटली होता है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ई बैंकिंग का लाभ। ई बैंकिंग के क्या लाभ हैं, सॉरी बड़ा करता हूं इसको। निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग का लाभ है। ई बैंकिंग के क्या क्या लाभ है। ई बैंकिंग का लाभ, बिलों का भुगतान करना, अपने खाते की शेष राशि जानना, किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में धनराशि भेजना। तो ये सारे के सारे क्या है, ई बैंकिंग के लाभ है। आप घर बैठे इन चीजों का मतलब इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, और पैसों का लेन देन वगैरह, खाते में कितने पैसे बाकी हैं, कितने भेजे हैं, किसको भेजे हैं, ये सारी चीज देख सकते हो। जितने भी बिल है उनका घर बैठे आप भुगतान कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका पूरा नाम, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके सामने है। 12 कहता है कि ई शासन के क्या लाभ हैं, ठीक है। ई शासन के लाभ बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ई शासन के क्या लाभ है, थोड़ा और बड़ा करो। ई शासन के लाभ, ई शासन के क्या लाभ है। सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है, प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता सुधारता है, प्रशासन की घूसखोरी व बिचौलियों से मुक्त बनाता है। तो ये सारी बातें सही है, ठीक है। इसमें पारदर्शिता क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से ये घूसखोर और बिचौलियों से क्या कर लेता है, मुक्त बनाता है। और प्रदान की जाने वाली सेवा की जो क्वालिटी है वो भी, उसमें भी सुधार आता है, क्योंकि टाइम वगैरह कम लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। तो अवयव बताना है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ई एजुकेशन, ई शासन, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें ई शासन है वो आईसीटी का क्या है, अवयव है। तो ई शासन इसमें क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक, बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी होती है वो क्या कहलाती है। जैसे आप कहीं से हूबहू प्रिंट उठा लो, ठीक है, कोई भी साहित्यिक रचना है उसका, तो वो चीज क्या कहलाएगी, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आपको पूरा नाम, ये इसका आपको बताना है कि इसको कहते हैं क्या है। ए मर्यादा कहते हैं, शैक्षिक छल कहते हैं, शैक्षिक कूट कहते हैं, क्या कहते हैं, शैक्षिक लूट है और शैक्षिक छल है और ए मर्यादा है। तो ये शैक्षिक छल कहलाता है। क्या कहलाता है, शैक्षिक छल, ठीक है। ये एजुकेशनल फ्रॉड होता है। कई लोग करते हैं पीएचडी वगैरह में, जैसे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पर रिसर्च करना होता है, तो दूसरे के रिसर्च पेपर को काट पीट के तोड़ मरोड़ के पेश कर देना, ये शैक्षिक छल में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सीएडी का पूरा नाम क्या है। सीएडी, सीएडी का आपको क्या बताना है, पूरा नाम बताना है कि सीएडी का पूरा नाम क्या है। तो इसका होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सीधा ध्यान में रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका क्या माना जाएगा, आपका फुल फॉर्म एकदम करेक्ट माना जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा,
विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है। जैसे कोई राइटर है, किसी दूसरे का कंटेंट चुराए, फिर उसको एडिट कर दे और तोड़ मरोड़ कर पेश करके कह दे कि ये तो मेरा खुद का लिखा हुआ साहित्यिक रचना है, तो वो क्या कहलाएगा? निजता हनन, कॉपी पेस्ट, साहित्यिक चोरी या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको करेक्ट जवाब बताना है। सभी लोगों के जवाब का इंतजार है, सभी लोग जवाब देते रहना कंटिन्यूअसली। ठीक है विद्यार्थियों, तो यदि आप किसी का ऐसे चुराते हो भाषा, विचार, उपाय सभी, तो इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी कहलाती है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। कल का मैं आपको टॉपिक बता दूं, कल का टॉपिक है अधिगम में कठिनाइयां। कल साइकोलॉजी का टॉपिक है अधिगम में कठिनाइयां, अधिगम में कठिनाइयां। यह आपका कल का टॉपिक रहेगा। आप बढ़िया तरीके से इसको रीड करके आना। अगला नेक्स्ट, उत्पाद तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? इसका मतलब है उत्पादक तथा क्रेता, मतलब बनाने वाला और बेचने वाला, इनके बीच में मध्यस्थ, मध्यस्थ बोले तो दलाल, जो एजेंट होते हैं, उनकी श्रृंखला है उसको कम करने का कार्य कौन करता है? तो ई कॉमर्स करता है। जैसे यदि आप अमेजोन पर सीधा माल बेचो तो अमेजोन में आप माल बेचोगे और अमेजोन से लोग खरीदेंगे, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ अमेजोन नामक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ई कॉमर्स होता है वो इन एजेंटों की जो संख्या है, इस जो श्रृंखला है उसको क्या करता है? कम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर जो बौद्धिक संपदा है, कितने नियम के अंदर जो बौद्धिक संपदा है, संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? ये आपको बताना है, इसमें जवाब देना है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? 6, 7, 10 और 8। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो अधिनियम 8 के अंतर्गत भारत में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आपका डी होगा, बौद्धिक संपदा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई शासन की किस सेवा के अंतर्गत जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि बनवाए जा सकते हैं? ठीक है, तो अब इसमें देखना है ई नागरिक, ई औषधि, ई परिवहन। तो देखो ई परिवहन में आएगा ट्रेवल वाला, तो इसमें पासपोर्ट ये नहीं आएगा। ई औषधि में आता है जितना भी मेडिसिन है वो, लेकिन ई नागरिक में आते हैं आपके आधार कार्ड वगैरह, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट सभी ई नागरिक में आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका पूर्णतया सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, एक सेकंड। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो समन्वय है वो किसके द्वारा किया जाता है? डाइटी, डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं, और आईआईटीज। तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है उसका डाइटी के द्वारा क्या किया जाता है? समन्वय किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ए ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट डाटा याद करना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान कैसे करता है? कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही व्यक्ति की पहचान कैसे करता है? एकदम कॉमन क्वेश्चन आ गया, आप आराम से इसका सही जवाब दे सकते हो। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी नाम नहीं पूछता है, ठीक है, जन्म दिनांक नहीं पूछता है, वो सीधा क्या पूछता है? पासवर्ड, कि भाई पासवर्ड लाओ। यदि पासवर्ड आपने सही डाले इसका मतलब आप सही आदमी हो। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम केवल पासवर्ड के तौर पर अगले को, मतलब जो यूजर है, उपयोग करता है, उसको वेरीफाई करता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? डिजिटल भारत, ई बैंकिंग, ई शासन, ई मित्र, तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? डिजिटल भारत, ई बैंकिंग, ई शासन, ई मित्र। तो इसमें डिजिटल भारत आपका सही जवाब होगा। डिजिटल भारत के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत था कि प्रत्येक नागरिक को ई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, डिजिटल सुविधाएं मिले हर व्यक्ति को। अगला, ई शासन के किस सेवा के अंतर्गत मोटर वाहन पंजीकरण किया जाता है? तो ई नागरिक में तो आपको पता है पासपोर्ट वगैरह बनते हैं, ई पंजीकरण, ई परिवहन, तो सीधा पता है मोटर वाहन आ गया तो क्या होगा? ई परिवहन होगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपका पूर्णतया सही माना जाएगा, ई परिवहन। अगला,
सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, ठीक है। निजता का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, और किसी व्यक्ति को पारिवारिक संबंधों की सूचना। तो इसमें यह होगा अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार। अधिकृत मतलब जिसका जो डाटा है उसका वही प्रयोग करे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर उसकी प्राइवेसी है वो एकदम सिक्योर है, बढ़िया है, उसकी निजता का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। नेक्स्ट, अगला और अंतिम क्वेश्चन, विभिन्न विभागों में से जुड़ी सुविधाएं किस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती है? ये आपको इसका जवाब बताना है। एकदम नॉर्मल जवाब है इसका, तो आप आराम से दे सकते हो कि विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो किस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती है? क्या तहसील में होती है, क्या पंचायत कार्यालय में होती है, क्या बैंक में होती है, ई मित्र में? तो ई मित्र में सारी विभागों से जुड़ी हुई सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो जाती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टेस्ट था, ठीक है ना, टेस्ट नंबर 24। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसके बारे में कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, ठीक है विद्यार्थियों। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है अधिगम में कठिनाइयां। ये आपको कल होगा, ये आपका टेस्ट, अधिगम में कठिनाइयां, अधिगम में कठिनाइयां। तो ये आपका कल का टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना, अधिगम में कठिनाइयां। तो चलिए आज का टेस्ट है, इसको अपन यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो किस प्रकार से लगा ये टेस्ट इसके बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।